लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात पहर भर से कम रह गई थी जब किशोरी, कामनी, कमला, लक्ष्मी देवी, लाडली और कमलिनी की बातें पूरी हुईं और उन्होंने चाहा कि अब उठकर नीचे चलें और 2 घंटे आराम करें। इस समय महल में बिल्कुल सन्नाटा था। लौंडियां बेफिक्री के साथ खुर्राटी ले रही थी, क्योंकि कमलिनी ने सभी को अपने सामने विदा कर दिया था और कह दिया था कि बिना बुलाए कोई हम लोगों के पास ना आवे। इस समय ये सब जिस महल में है वो राजमहल के नाम से पुकारा जाता था। महाराज दिग्विजय सिंह की रानी इसी में रहा करती थी। इसके बगल में पीछे की तरफ महल का वो दूसरा भाग था जिसमें किशोरी उन दिनों में रहती थी जब दिग्विजय सिंह की जिंदगी में जबरदस्ती इस मकान के अंदर लाई गई थी, और लाली तथा कुंदन भी किशोरी की हिफाजत के लिए उसी मकान में रहा करती थी, जिनका हाल संतति के तीसरे भाग के 8वें बयान में लिखाए हैं। पाठक भूले न होंगे कि उसी महल या बाग में जिसमें पहले किशोरी रहा करती थी, एक कोने पर वो इमारत थी जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था और जिसकी छत फोड़कर किशोरी को साथ लिए लाली उसके अंदर चली गई थी। यद्यपि महल का वो भाग अलग था, मगर राजमहल की छत पर से वो मकान बखूबी दिखाई देता था। किशोरी, कमला, लाडली, कामनी, लक्ष्मी देवी और कमलिनी की बात जब समाप्त हुई और वे सब नीचे जाने के इरादे से उठकर खड़ी हुईं, तो यकायक लाडली की निगाह उस इमारत पर पड़ी जिसके अंदर किशोरी को लेकर वो यानी लाली चली गई थी। आज भी उस मकान का दरवाजा उसी तरह बंद था जैसे दिग्विजय सिंह के समय में बंद रहा करता था। हाँ, पहले की तरह आज उसके दरवाजे पर पहरा नहीं पड़ता था। उस मकान की छत जिसमें लाली ने सेंध लगाई थी दुरुस्त कर दी गई थी। बाग में चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि आजकल उसमें कोई रहता न था, और ये बात कमलनी और लाडली इत्यादि को मालूम थी। जिस समय लाडली की निगाह उस मकान की छत पर पड़ी, उसे एक आदमी दिखाई दिया जो बड़ी मुस्तैदी के साथ चारों तरफ घूम घूम और देख देख कर शायद इस बात की टोह ले रहा था कि कोई आदमी दिखाई तो नहीं देता। मगर किशोरी और कामनी इत्यादि ऐसे ठिकाने थी कि ये सब चारों तरफ सबको देखती थीं, मगर इन्हें कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि जिस मकान की छत पर ये सब थीं उसके चारों तरफ पुरसे भर ऊंची कनाती दीवार थी और उसमें बहुत से सुराख देखने और तीर मारने के लायक बने हुए थे। और इस समय लाडली ने भी उस आदमी को ऐसे ही एक सुराख की राह से ही देखा था। लाडली ने कमलिनी का हाथ पकड़ लिया और उस इमारत की तरफ देखने का इशारा किया। कमलिनी ने और इसके बाद एक एक करके सभी ने उस आदमी को देखा, और अब क्या करेगा ये जानने के लिए सभी की निगाह उसी तरफ अटक गई। थोड़ी देर बाद उस छत पर नीचे की तरफ से आती हुई रोशनी दिखाई दी, जिससे मालूम हुआ कि उसकी छत इस समय पुनः तोड़ी गई है और नीचे की कोठरी में और भी कई आदमी हैं। रोशनी दिखाई देने के बाद 2 आदमी और निकल आए और 3 आदमी उस छत पर दिखाई देने लगे। अब पूरी तरह निश्चय हो गया कि उस मकान की छत तोड़ी गई है। उन तीनों आदमियों ने बड़े गौर से उस तरफ देखा जहां किशोरी, कामनी इत्यादि खड़ी थीं, मगर कुछ दिखाई न दिया। इसके बाद उन तीनों ने झुककर छत के नीचे से एक भारी गठरी निकाली। उसके बाद नीचे से 2 आदमी और निकलकर छत पर आ गए तथा अब वहां 5 आदमी दिखाई देने लगे। कमलिनी ने कमला का हाथ पकड़ के कहा, बहन, इन शैतानों की कार्रवाई बेशक देखने और जांचने योग्य है। ताज्जुब नहीं कि कोई अनूठी बात मालूम हो। अस्तु, तू जाकर जल्दी से तेज सिंह के इस मामले की खबर कर दे, फिर जो कुछ उनके जी में आएगा वो करेंगे। इतना सुनते ही कमला तेज सिंह की तरफ चली गई और सब फिर उसी तरफ देखने लगी। थोड़ी देर तक वे 5 आदमी बैठकर उस गठरी के साथ ना मालूम क्या करते रहे। इसके बाद कमंद के जरिए वो गठरी बाहर की तरफ बाग में उतार दी गई। उसके पीछे वे 5 आदमी भी बाग में उतर आए और गठरी लिए हुए बाग के बीचों बीच वाले उस कमरे की तरफ चले गए जिसमें पहले किशोरी रहा करती थी। उसी समय कमला भी लौटकर आ पहुंची और बोली, तेज सिंह को खबर कर दी गई और वे देवी सिंह जी वगैरह अय्यारों को साथ लेकर किसी गुप्त राह से बाग में गए हैं। कमलनी, मुझे भी वहां जाना उचित है। किशोरी, क्यों? कमलनी, उस मकान के गुप्त भेद की खबर तेज सिंह को नहीं है। कदाचित कोई आवश्यकता पड़े। किशोरी, कोई आवश्यकता न पड़ेगी, बस चुपचाप खड़ी तमाशा देखो। लक्ष्मी देवी,
इनमें से अगर एक आदमी को भी तेज सिंह पकड़ लेंगे तो सब भेद खुल जाएगा। कमलनी: हाँ, सो तो है। कमला: मैं समझती हूं कि उस मकान के अंदर और भी कई आदमी होंगे। अगर वे सब गिरफ्तार हो जाते तो बहुत ही अच्छा होता। कमलनी: इसी से तो मैं कहती हूं कि मुझे वहां जाने दो। मेरे पास तिलिस्मी खंजर मौजूद है। मैं बहुत कुछ कर गुजरूंगी। किशोरी: नहीं बहन, मैं तुम्हें कदापि न जाने दूंगी। मुझे डर लगता है। तुम्हारे बिना मैं यहां नहीं रह सकती। कमलनी: खैर, मैं न जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। अब हम बाग के उस हिस्से का हाल लिखते हैं जिसमें वे पांचों आदमी गठरी लिए दिखाई दे चुके हैं। वे पांचों आदमी गठरी लिए हुए बाग के बीचों बीच वाली उस मकान में पहुंचे जिसमें पहले किशोरी थी। जब उस मकान के अंदर पहुंच गए तो उन लोगों ने चकमक से आग झाड़ मशाल लगाई और गठरी को बंधी बंधाई जमीन पर छोड़कर आपस में यों बातचीत करने लगे। एक: अच्छा, अब क्या करना चाहिए? दूसरा: गठरी को इसी जगह छोड़कर राजमहल में पहुंचना और अपना काम करना चाहिए। तीसरा: नहीं नहीं, पहले इस गठरी को ऐसी जगह रखना या पहुंचाना चाहिए जिससे सवेरा होते ही किसी न किसी की निगाह इस पर अवश्य पड़े। चौथा: भाग के इस हिस्से में जब कोई रहता ही नहीं, फिर किसी की निगाह इस पर क्यों पड़ने लगी? पांचवा: अगर ऐसा है तो इसे भी अपने साथ ही राजमहल में ले चलना। पहला: अजब आदमी हो, राजमहल में अपना जाना तो कठिन हो रहा है, तुम कहते हो गठरी भी लेते चलो। दूसरा: फिर इस बाग में गठरी रखना बेकार ही है, जहां कोई आदमी रहता ही नहीं। चौथा: बस अब इसी हुज्जत में रात बिता दो। अभी पहले अपना असल काम तो कर लो जिसके लिए आए हो। चलो पहले तहखाना खोलो। दूसरा: ठीक है, मैं भी यही उचित समझता हूं। इतना कहकर वो खड़ा हो गया और अपने साथियों को भी उठने का इशारा किया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।